नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए कक्षा 8 विषय सामाजिक विज्ञान का एक मॉडल पेपर लेकर के आए हैं, जिसे हम हल करना प्रारंभ करते हैं। तो चलिए, आज की वीडियो का पहला जो प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय लेखागार कब बनाया गया। ऑप्शन दिए गए हैं 1910 के दशक में, 1920 के दशक में, 1930 के दशक में या 1940 के दशक में। तो देखिए, भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार जो है 1920 के दशक में बनाया गया था, है ना। इस प्रश्न पत्र में आपको 10 जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे, उसके पश्चात 10 प्रश्न आएंगे आपको लघु उत्तरीय प्रश्न, वे प्रत्येक 3-3 अंक होंगे, और 4 प्रश्न आएंगे आपको दीर्घ उत्तरीय जो 5-5 अंक होंगे। इस प्रकार से यह लिखित पेपर जो है वह 60 अंकों का होगा। चलिए, दूसरा है राष्ट्रीय संग्रहालय एवं राष्ट्रीय अभिलेखागार स्थित है कहाँ है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कोलकाता में, मुंबई में, चेन्नई में या नई दिल्ली में। तो राष्ट्रीय संग्रहालय एवं राष्ट्रीय अभिलेखागार स्थित है नई दिल्ली में। तो ऑप्शन जो द है आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कठपुतली एक होता है, क्या होता है। ऑप्शन दिए हैं खिलौना, हथियार, बर्तन या इनमें से कोई नहीं। तो कठपुतली क्या होता है, एक खिलौना होता है। तो ऑप्शन अ जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा। चौथा प्रश्न है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कहाँ की गई थी। पेरिस में, रोम में, लंदन में या इनमें से किसी में नहीं, है ना। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी लंदन में। ऑप्शन स जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है कौन सी पश्चिमी ताकत सबसे पहले भारत आई। ब्रिटिश, स्पेनिश, पुर्तगाली या फ्रांसीसी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पुर्तगाली, है ना। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिकांश प्रारंभिक नेता इनमें से कहाँ के थे। स्थान के नाम दिए गए हैं बम्बई और दिल्ली, बम्बई और कलकत्ता, कलकत्ता और मद्रास, दिल्ली और मद्रास। तीन में से सही जवाब हो जाएगा बम्बई और कलकत्ता, है ना। वर्तमान में बम्बई का नाम है मुंबई और कलकत्ता का वर्तमान में नाम क्या है, कोलकाता है, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 7 भारतीय राज्य के अंग होते हैं, कितने अंग होते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि भारतीय राज्य के 3 अंग होते हैं। अगला प्रश्न है संसद द्वारा पारित ऐसा कानून जो बेहद अलोकप्रिय है, ऐसे कानून की लोगों द्वारा किस प्रकार आलोचना की जाती है। आपको ऑप्शन दिया गया है जन सभाओं द्वारा, अखबारों में लिखकर, टीवी चैनलों में रिपोर्ट भेजकर या हिंसात्मक क्रियाओं द्वारा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, हिंसात्मक क्रियाओं द्वारा। प्रश्न क्रमांक 9 है निम्नलिखित में से कौन संसाधन को निर्धारित नहीं करता है। उपयोगिता, मूल्य, मात्रा, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जो मात्रा है वह संसाधन को निर्धारित नहीं करता है, इसलिए ऑप्शन स जो है वह सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है इनमें से कौन से स्थान सघन बसे क्षेत्र हैं। मरुस्थल क्षेत्र, नदी घाटी, सघन वन क्षेत्र या पर्वतीय क्षेत्र। तो इनमें से जो सघन बसे क्षेत्र हैं वे है नदी घाटी। ऑप्शन ब हमारा सही जवाब हो जाएगा। इसके पश्चात अब आपको लघु उत्तरीय प्रश्न आएंगे। तो लघु प्रश्न का क्रमांक होगा 11 से 20 तक, इनकी संख्या होगी 10 और
प्रत्येक जो प्रश्न होगा वो 3 अंक का होगा। इस प्रकार से इनके होंगे कुल 30 अंक। ठीक है ना। चलिए अब लघुत्तरीय प्रश्न के अंतर्गत प्रश्न है, जेम्स मिल कौन था? उत्तर है, जेम्स मिल एक स्कॉटिश अर्थशास्त्री तथा राजनीतिक दार्शनिक था। अगला प्रश्न है, चार्टर से क्या तात्पर्य था? चार्टर से तात्पर्य था कि इंग्लैंड का अन्य कोई व्यापारिक समूह पूर्व के साथ व्यापार में कंपनी के साथ प्रतिद्वंदिता नहीं करेगा। अगला प्रश्न है, वन गांवों की स्थापना क्यों की गई? उत्तर, रेलवे के स्लीपर निर्माण के लिए पेड़ काटने वाले मजदूरों की सस्ती एवं आसानी से उपलब्धता को ध्यान में रखकर वन गांवों की स्थापना की गई। अगला प्रश्न है, मुगल सम्राट विद्रोहियों का समर्थन करने के लिए क्यों तैयार हुए? उत्तर, मेरठ पर कब्जा करने के पश्चात वहाँ के सिपाही दिल्ली की ओर बढ़े। दिल्ली रेजिमेंट के सिपाहियों ने भी विद्रोह कर दिया तथा अपने अफसरों की हत्या कर दी। ये सभी सिपाही लाल किला पहुँचे तथा बहादुर शाह जफर को उन्होंने अपना नेता घोषित कर दिया। ऐसी स्थिति में अनिच्छा के बावजूद बहादुर शाह को विद्रोहियों का समर्थन करने के लिए तैयार होना पड़ा। अगला प्रश्न है, वुड के डिस्पैच से आप क्या समझते हैं? उत्तर, 1854 में ईस्ट इंडिया कंपनी के लंदन स्थित बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने भारतीय गवर्नर जनरल को शिक्षा के विषय में एक नीति पत्र भेजा। चूँकि यह नीति पत्र चार्ल्स वुड द्वारा भेजा गया था, अतः इसे वुड के डिस्पैच के नाम से जाना जाने लगा। अगला प्रश्न है, संवैधानिक उपचार के अधिकार में किस बात का उल्लेख किया गया है? उत्तर, इस अधिकार के अंतर्गत यदि किसी नागरिक को लगता है कि राज्य द्वारा उसके किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है तो वह अदालत में जा सकता है। अगला प्रश्न है, विपक्षी दल किसे कहते हैं? संसद में बहुमत प्राप्त दल या गठबंधन दल का विरोध करने वाले सभी राजनीतिक दल विपक्षी दल कहलाते हैं। प्रश्न क्रमांक 18, तटीय एवं शुष्क प्रदेशों में मृदा अपरदन की रोकथाम किस प्रकार की जाती है? उत्तर, तटीय और शुष्क प्रदेशों में मृदा आवरण को बचाने हेतु पवन गति को रोकने के लिए वृक्ष कतारों में लगाए जाते हैं, जिसे मेखला कहते हैं। प्रश्न 19, स्थानांतरित कृषि क्या है? इस कृषि की क्या हानियां हैं? उत्तर, स्थानांतरित कृषि में वृक्षों को काटकर और जलाकर भूखंड को साफ किया जाता है, तब राख को मृदा में मिलाया जाता है और फसलों को उगाया जाता है। भूमि की उर्वरता की समाप्ति के बाद वह भूमि छोड़ दी जाती है और कृषक नए भूखंड पर चला जाता है। अब इस स्थानांतरित कृषि करने से निम्नलिखित हानियाँ होती है। नंबर 1, वनों का ह्रास होता है, मृदा अपरदन होता है ना, और वायु प्रदूषण भी होता है। अगला प्रश्न है, लोगों को एक संसाधन क्यों समझा जाता है? उत्तर, लोगों को संसाधन इसलिए माना जाता है क्योंकि वे अपनी आवश्यकताओं और योग्यताओं द्वारा प्रकृति में उपलब्ध वस्तुओं को संसाधन में परिवर्तित करते हैं। अब दीर्घोत्तरीय प्रश्न, इनका क्रमांक होगा 21 से 24, इनकी संख्या होगी 4 और प्रत्येक प्रश्न होगा 5 अंकों को। इस प्रकार से ये दीर्घोत्तरीय प्रश्न कुल होंगे 20 अंकों के। ठीक है ना। तो इसके अंतर्गत पहला प्रश्न है, यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के बीच भारत में होने वाली लड़ाइयों के कारणों की चर्चा कीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा,
यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के बीच भारत में होने वाली लड़ाइयों के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। नंबर 1, ये सभी यूरोपीय कंपनियां लगभग एक जैसी चीज़ों का ही व्यापार कर रही थी, अतः इनमें आपसी प्रतिस्पर्धा बहुत अधिक थी। नंबर 2, अच्छी गुणवत्ता वाले महीन सूती एवं रेशमी वस्त्रों की यूरोपीय बाजारों में बहुत मांग थी। काली मिर्च, लौंग, इलायची आदि भी यूरोप में बहुत लोकप्रिय थे। तीसरा, कंपनियों के बीच कड़ी इस प्रतिस्पर्धा के कारण इन चीज़ों की कीमतें बढ़ जाती थी, फलतः लाभ कम से कम मिल पाता था। अतः लाभ को बढ़ाने का सिर्फ एक तरीका उन्हें दिखता था और वह था प्रतिस्पर्धियों को खत्म करना। अतः अपने बाजार को बचाने के लिए इन कंपनियों बीच लड़ाइयाँ होती रहती थी। अगला प्रश्न है, ज्योतिराव और अन्य सुधारकों ने समाज में जातीय असमानताओं की आलोचनाओं को किस तरह सही ठहराया? उत्तर, ज्योतिराव फुले ने ब्राह्मणों के इस दावे पर प्रहार किया कि चूंकि वे आर्य थे अतः वे ही सर्वश्रेष्ठ थे। उन्होंने तर्क दिया कि आर्य लोग विदेशी थे जो इस उपमहाद्वीप के बाहर से आए थे तथा इस देश के सच्चे वारिसों को पराजित कर यहाँ की भूमि पर उन्होंने अधिकार कर लिया था। इन आर्यों ने इन पराजित लोगों को निम्न जाति वाले लोगों के रूप में हीन दृष्टि से देखना शुरू कर दिया। दरअसल इस धरती पर तथाकथित निम्न जाति के देसी लोगों का अधिकार है, आर्यों का नहीं। प्रश्न क्रमांक 23, किसी लोकतांत्रिक देश को संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है? उत्तर, लोकतांत्रिक देश को संविधान की जरूरत पड़ती है क्योंकि नंबर 1, यह उन आदर्शों को सूत्रबद्ध करता है जिनके आधार पर नागरिक अपने देश को अपनी इच्छा और सपनों के अनुसार रच सकते हैं। दूसरा, वह ऐसे नियम तय करता है जिनके द्वारा राजनेताओं के हाथों सत्ता के दुरुपयोग को रोका जा सके। तीसरा, संविधान यह भी सुनिश्चित करता है कि कोई भी ताकतवर समूह किसी दूसरे या कम ताकतवर समूह या लोगों के खिलाफ अपनी ताकत का इस्तेमाल न करें। अगला जो प्रश्न है, औद्योगिक तंत्र से आप क्या समझते हैं? उदाहरण सहित समझाइए। पहला, इसका उत्तर है औद्योगिक तंत्र में निवेश, प्रक्रम और निर्गत शामिल हैं। इनका विवरण इस प्रकार से है। पहला है, निवेश में कच्चे माल, श्रम और भूमि की लागत, जल की उपलब्धता, परिवहन, विद्युत और अन्य अवसंरचना शामिल है। नंबर 2, प्रक्रम के अंतर्गत कच्चे माल को परिष्कृत माल में परिवर्तित करते हैं। तीसरा, निर्गत अंतिम उत्पाद और इससे अर्जित आय है। उदाहरण के लिए सूती वस्त्र उद्योग के अंतर्गत निवेश में कपास, मानव श्रम, कारखाना और परिवहन लागत आएंगे। प्रक्रमों में ओटाई, कटाई, बुनाई, रंगाई शामिल होंगे और निर्गत होगी कमीज। ठीक है दोस्तों, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे कुछ और नए प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।